आज के इस वीडियो में मिड लाइन आकलन 2021-22 का परियोजना कार्य कक्षा 8 का पांचों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिड लाइन आकलन 2021-22 का परियोजना कार्य देखने वाले हैं। कक्षा 8वीं का है यह विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पूर्णांक इसमें 10 अंकों का होगा, जो कि 2 प्रश्न इसमें हल करना अनिवार्य है। परियोजना कार्य बनाना है और अपने स्कूल में जमा करना है। समय है इसका पहला सप्ताह, माध्यम है इसका हिंदी। तो चलिए इसका वीडियो देखते हैं। और आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और इसका पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लें, उसमें पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने घर के आसपास साला गांव शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाएं तथा सामुदायिक को जागरूक करने के लिए गतिविधियां एवं नारे बनाएं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बनाना है, 5 अंक का यह है, आप इसे जमा करेंगे। पहला इसका आंसर देखते हैं। प्लास्टिक के बैग को संभाल कर रखें, इन्हें कई बार में ना लाएं। सामान खरीदने पर अपने हाथ कैरी बैग लेकर जाएं, अपने साथ कैरी बैग लेकर जाएं। इस तरह आप लिख सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद उसे फेंकना होता है, जैसे कि प्लास्टिक, पतले गिलास, तरल पदार्थ, पीने का स्ट्रॉ इत्यादि। और अगला तीसरा पॉइंट है, मिट्टी के पारंपरिक तरीके से बने बर्तनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें, प्लास्टिक सामान को कम करने की कोशिश करें। और 5वां पॉइंट है, अपने आसपास प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर चर्चा करें। और 6वां पॉइंट है, हमारे देश में कई ऐसे सेंटर स्थापित हो गए हैं जहां प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है, उन्हें अपने कचरे को वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें। और 7वां पॉइंट है, खुद प्लास्टिक को खत्म ना करें, खुद प्लास्टिक को खत्म करने की कोशिश भी ना करें, ना पानी में, ना ज़मीन पर, और ना ही ज़मीन के नीचे। प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, इसे जलाना और भी हानिकारक हो सकता है। प्लास्टिक से संबंधित कुछ नारे देख लेते हैं। पहला नारा है, कदम 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 से प्लास्टिक हटाएं, जा धरती को स्वर्ग बनाएं। दूसरा नारा है, प्लास्टिक हटाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। और तीसरा पॉइंट है, कपड़े के बैग को कहो हाँ, प्लास्टिक बैग को कहो ना। चौथा पॉइंट है, कपड़े और जूट के बैग अपनाना है, प्लास्टिक को भगाना है। 5वां है, आओ सभी मिलकर से जन चेतना लाएं, नहीं करेंगे प्लास्टिक का उपयोग, ऐसा मन में बनाएं। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से पादप तथा जंतु कोशिका का मॉडल प्रदर्शन बनाइए तथा कक्षा में प्रदर्शन करिए। तो मॉडल प्रश्न बनाना है, जैसे कि इस तरह आपके पास थर्माकोल या कुछ भी अन्य गतिविधि, अन्य खराब चीज़ हो, उससे आप मॉडल बना सकते हैं जंतु कोशिका का। तो इस तरह आप बना सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और सभी विषय को पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिड लाइन आकलन 2021-22 का परियोजना कार्य कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का। इसका सभी प्रश्न हल करेंगे और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य के प्रबंध में निम्नलिखित बिंदुओं में जानकारी संकलन कर लिखिए। तो आपके यहाँ कोई भी आसपास में कोई भी अभ्यारण्य हो, उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। अभ्यारण्य किस जिले में है, उस जिले का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपके शहर या गांव से अभ्यारण्य की दूरी चाहे कितनी भी दूरी हो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरह आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अभ्यारण्य तक पहुँचने के साधन, तो अभ्यारण्य तक पहुँचने के साधन हो सकते हैं बस, ट्रेन या फिर बाइक, बस और भी
कई साधन हो सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। अभ्यारण्य की विशेषताएं एवं महत्व, अभ्यारण्य में आपको क्या क्या विशेषताएं मिलती है और क्या क्या महत्व है उनका, उसे लिखना है। और अगला है छठवां पॉइंट, भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियां, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे आप यहाँ लिखते हैं। घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका उत्तरदायी, यहाँ पर आपका उत्तरदायी लिखना है। और अगला पॉइंट है, अभ्यारण्य से संबंधित चित्र एकत्र कीजिए। अभ्यारण्य से संबंधित कुछ चित्र एकत्रित करना है, उनका चित्र संकलन करना है। और दूसरा प्रश्न है, भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, निम्नांकित बिंदुओं पर जानकारी एकत्र कीजिए। तो इन बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, उनका चित्र आप अच्छे से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म एक समृद्ध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके जानकीनाथ बोस थे जो एक सफल बैरिस्टर थे, और माँ प्रभावती देवी एक गृहिणी थी जो कि थी अपने घर में वो जर्मनी गए थे और कुछ भारतीय युद्ध बंदियों और वहाँ रहने वाले भारतीयों की मदद से भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन किया, और उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली आज़ाद हिंद फौज बनाई। अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा महान शब्दों में सैनिकों को प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एवं प्लेन दुर्घटना में हुई थी। प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ, अपने घर से स्कूल तक का नजरी नक्शा बनाना है। अपने घर से स्कूल तक का आपको अपनी नजरी नक्शा बनाना है। आपको घर से आपकी स्कूल तक का नजरी नक्शा बनाएंगे। जैसे यहाँ पास दिया गया है नजरी नक्शा, जैसे कि यहाँ मेरा घर यहाँ पास है, फिर इधर से जाते जाते इधर से यहाँ पास स्कूल है, यहाँ से इस तरह आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घर हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे घर हैं, यहाँ भी बहुत सारे। इस तरह आप अपने गांव का नक्शा नजरी नक्शा बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह हर वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग देखेंगे मिड लाइन आकलन प्रयोजना कार्य, कक्षा 8वीं का विषय है हिंदी। यह पूर्णांक 10 अंकों का होता है। इसका आंसर देखेंगे सभी का अच्छी तरीके से। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, नरवा गुरुवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत आप सभी ने शिक्षकों के साथ भ्रमण किया होगा। इनमें से किसी एक की उपयोगिता के बारे में योजना बनाइए। तो इनका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है आपको अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से दिया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि यह योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, इसलिए राज्य की प्रशासन स्तर पर इस योजना को लेकर बहुत गंभीर बढ़ी जा रही है। और इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होएं, उसमें पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और वाह यानी नरवा, छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है। इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेक डैम बनाकर पानी रोकना तथा उस पानी को खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। इसके अलावा नालों के जरिए बरसात का जो पानी वह वहां जम जाता है उसे रोककर भूमिगत जल को रिचार्ज करना। गरवा क्या है? गरवा किसी भी गांव में मौजूद पशुधन को गरवा कहा जाता है। नरवा, गरवा, घुरवा तथा बाड़ी योजना के तहत गांव में पशुओं के लिए गौठान बनाए जा रहे हैं जिनमें पशुओं की देखभाल की जाती है। घुरवा यानी छत्तीसगढ़ भाषा में घुरवा का मतलब गड्ढा होता है। पशुशाला में पशुओं का जितना भी गोबर जमा होता है वह घुरवा में डाला जाता है, जिसमें उच्च कोटि की खाद बनती है जो खेतों में डालने के लिए किसानों को बेच दी जाती है।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। बाड़ी क्या है? नरवा गुड़वा बाड़ी। तो बाड़ी क्या है? बाड़ी का मतलब बगीचा होता है। यह बगीचा योजना के लाभार्थी के घर से सटा हुआ होता है, जिसमें उच्च कोटि के पोषक के लिए पोषण के तत्व से बने फल तथा सब्जियां उगाई जाती है। नरवा घरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत बनने वाले गौठान का लाभ प्रत्येक गांव में बचने वाले गठन में ग्रामीणों के पालतू पशुओं के साथ साथ आवारा पशुओं को गौठान में लाया जाएगा। दिन के समय अधिकांश पशु गौठान में ही रहेंगे, जिससे पशुओं के द्वारा खेतों में फसल चरने की समस्या किसानों को छुटकारा मिल जाएगा। गौठान में कृत्रिम गर्भधान के जरिए अच्छी नस्ल के सीने कराए जाएंगे। उनको अच्छी नस्ल की पशु बनाई जाएगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा तथा दुधारू की संख्या बढ़ेगी। गौठानी में अधिक मात्रा में कंपोस्ट खाद का निर्माण होगा, जिससे प्राकृतिक खाद की उपलब्धता बढ़ेगी तथा भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ोतरी होगी। नरवा घरवा घुरवा बाड़ी योजना की विशेषताएं। जिन गांव में इस योजना का संचालन होगा उन गांव में दूध बढ़ जाएगा, जिससे गांव में समृद्धि आएगी। अगला है उसी में गठन के अतिरिक्त चारागाहों के लिए गठन के नज़दीकी ही में 5 से 10 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली जाएगी, जिससे पशुओं को सरकारी सहायता से बनने वाले विशाल चारागाह चरने के लिए मिल सकेंगे। आवारा पशुओं को शरण स्थली यह मिल सकेगी। सभी पशुओं विशेषकर गाय तथा साध एक गंभीर समस्या वन चक्र है। यह खेतों में लगी फसल को चरने यहाँ पर आएगा के साथ साथ रौंद डालते हैं तथा ग्रामीण पर हमला कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे आसपास जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालय की दीवारों पर लिखे कुछ नारे का संकलन कर उसे लिखना है। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। मास्क, सैनिटाइजर और दूरी कोरोना भगाने में है ज़रूरी। तीसरा पॉइंट है कोरोना नहीं है बड़ी बीमारी, समय पर इलाज है करानी। उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता है। चौथा पॉइंट है मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। इसका भारत का स्वच्छ बनाने की जागरूकता है यह। पांचवा है कोई ना छूटे इस बार शिक्षा है सबका अधिकार। और अगला पॉइंट है शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। उद्देश्य शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। आपके विद्यालय में 100 दिन 100 कहानियों पर कार्य चल रहा है। आपने अभी तक कितनी कहानियाँ पढ़ ली है, उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको सबसे अच्छा पात्र कौन लगा और क्यों, लिखिए। आप पढ़े होंगे उसे लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है आपकी सहपाठिका लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रही है। उसका कारण पता करने के बाद उसे विद्यालय बुलाने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन में एक कार्य योजना तैयार कीजिए। इसका आंसर देखते हैं जी। मीना, तुमसे बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही थी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, इसका कारण क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब है? अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे क्या? अच्छा, अब तबीयत कैसा है? पहले से अच्छा है? स्कूल आओगी या नहीं होगी? क्योंकि लंबे समय से हो चुका है, पढ़ाई बहुत हो चुकी है। तुम तो स्कूल जल्दी आओ, कुछ कामों में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ज़्यादा वक्त तो पढ़ाई का नुकसान होना है और मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। मीना, बात समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो चुकी, तो दवाई लोगे तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुम
स्कूल ज़रूर आओगे, मेरी बात तो मानोगी तो तुम्हारा इंतज़ार रहेगा मीना। शिक्षक भी तुम्हें याद कर रहे थे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिड लाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत के सभी प्रश्न को हल करेंगे और साथ में इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें। चलिए प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है पठित पाठ के आधार पर किसी एक महापुरुष के जीवन वृत्त पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। पठित पाठ पर आधार पर एक जीवन परिचय तैयार करना है। पहला का आंसर देखते हैं। पहला का है डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ था। इस तरह आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं या पीडीएफ से को देख कर लिख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है अपने समीप के पोस्ट ऑफिस डाकघर में जाकर बचत खाता की जानकारी लेकर समझिए, लिखिए। तो इनका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उत्तर है डाकघर बचत खाता योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत आप डाकघर या पोस्ट ऑफिस से अपना खाता खुलवा सकते हैं और उच्च ब्याज दरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना के तहत अगर व्यक्ति पैसों का निवेश इस योजना में करता है तो इसको ब्याज दर के साथ कर इनकम टैक्स का लाभ मिलता है। इस योजना में कर में छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के द्वारा दी जाती है। पोस्ट ऑफिस ऐसी कई योजनाओं उपलब्ध कराता है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल से सर्टिफिकेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF आदि। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम उद्देश्य। पोस्ट ऑफिस के सेविंग उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर बचत की भावना को बढ़ाना है और इसके साथ साथ उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना है, बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस में कई योजनाओं में निवेश करने का बढ़ावा दिया है और साथ ही साथ कर में छूट का भी प्रावधान है। इस स्कीम के माध्यम से निवेशक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, अतः निवेशकों को अपने पैसों का निवेश डाकघर से संबंधित योजना में ही करनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2021 की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषताएं यह है कि डाकघर में निवेश करने से लोग बचत करने के लिए प्रेरित होंगे और दूसरा विशेषताएं पैसों की बचत होने में निवेशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इस योजना में आवेदन करना बहुत आसान होता है। इस योजना को लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम ओ में ब्याज दरें 4% से 9% तक है। यह एक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन के तहत 80C के कर द्वारा छूट का प्रावधान भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है संस्कृत दिवस, कालिदास जयंती या वाल्मीकि जयंती में से किसी एक का वर्णन कीजिए। किसी एक का वर्णन करना है। यहाँ पास देख लेते हैं इनका आंसर। महाकवि कालिदास जयंती 9 नवंबर महाकवि कालिदास जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। कालिदास ने अपनी द्वादशी शोध और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी एक नई दिशा देने की कोशिश की। कालिदास जी साहित्य में अभी तक हुए महान कवियों में आदित्य थे। उनके साहित्य ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल है और उनके ऋतु वर्णन द्वितीय है। मानव के संगीत कालिदास जी के साहित्य के मुख्य अंग हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह सृजन किया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। श्रृंगार रस
को उन्होंने अपनी कृतियों में इस तरह डाला है मानो कि पाठकों में भाव अपने आप जागृत हो जाए। इसके साथ ही विलक्षण प्रतिभा से निखर महान कवि कालिदास जी के साहित्य की खास बात यह है कि उन्होंने साहित्य सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। माना जाता है कि कालिदास माँ काली के परम उपासक थे, अर्थात कालिदास जी के नाम का अर्थ है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको उनकी रचनाओं की आदत लग जाती है बस और उनकी लिखी गई कृतियों में ही लीन हो जाता है था। ठीक वैसे ही जैसे उनको कोई एक बार देख लेता था बस देखता ही रहता था, क्योंकि वह अत्यंत मनमोहक थे। इसके साथ ही वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हर सब्जेक्ट का चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिड लाइन आकलन प्रयोजना कार्य कक्षा 8वीं का है। विषय है गणित का। पूर्णांक इसमें आपको 10 अंकों का होगा। 2 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। एक क्वेश्चन में 5-5 अंक निर्धारित होंगे। 2 प्रयोजना कार्य बनाना होगा और आपके स्कूल में इसे जमा करना होगा। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक नीचे दिया गया है, और सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार 3 वस्तुएं लीजिए ड्राइंग शीट पर, इनसे वृत्त बनाइए। इनके परिधि और व्यास का मापन कर परिधि व व्यास के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया है, अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर सभी का दिया गया है। वृत्त दिया गया है, परिधि व्यास आप यहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, ड्राइंग शीट पर रूलर की सहायता से समांतर रेखा का एक युग्म खींचिए जिसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। इन रेखाओं से बने हुए कोणों की माप करें और निम्न को सत्यापित करें। पहला है, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। एकांतर अंत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों के युग्म सम्मुख होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, समांतर रेखा बनाई गई है, परिधि व्यास का नियतांक होता है। इसका है दूसरा का यहाँ पर आप देख सकते हैं, समकोण युग्म कोण 1 एवं कोण 5 और कोण 2 एंड कोण 6, कोण 4 एंड कोण 8, कोण 3 एंड कोण 4 पहला का आएगा। दूसरा एकांतर अंतः कोण का आएगा कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 80 डिग्री इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न तीसरा आप खुद से कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार कागज लीजिए, इसकी भुजा की लंबाई को A से नामांकित कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ पर दिया गया है। आकृति A के किसी कोने से B भुजा का एक वर्गाकार भाग करिए। आकृति दूसरा में शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति तीसरा में आकृति चौथा में का क्षेत्रफल निकाल कर आकृति तीसरा व चौथा के क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। तो इनका आंसर देखेंगे, पहला आ का, दूसरा आ। इनका आंसर देखते हैं। इनका आंसर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ क्षेत्रफल बराबर A गुने A का स्क्वायर होगा।
कटे भाग का क्षेत्रफल इनका देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर दिया गया है सभी का। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, उसमें ज्वाइन होइए। इसका पीडीएफ वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।